गुड मॉर्निंग सभी को। 23 जैन का जो शिफ्ट 2 है वो आज डिस्कस करेंगे हम। 24 जैन का एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है, मॉर्निंग स्लॉट चल रहा है उसका, तो जैसे ही मुझे पेपर मिल जाए मैं उसका भी एक रिव्यू डाल दूंगा। शिफ्ट 2 का जो पेपर होगा मैं आज तक उसका अपलोड कर दूंगा। तो 28, 29 और 30 को जिन बच्चों के एग्ज़ाम है वो ध्यान से सुन लो। इन सारे पेपर्स को आपको एनालाइज करने इस 3 दिनों में मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं सारा वेटेज एक बार डिस्कस कर लूँगा, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन सा टॉपिक आपको अलग से रिवाइज करना है जो कि बहुत बार पूछा जा रहा है इस बार, या फिर कौन से टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है बट वो अनटच्ड है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बट अब तक किसी भी स्लॉट में नहीं आया है, तो बहुत चांसेस है कि वो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं, एक बार देखते 23 जैन का जो शिफ्ट 2 है उसका पेपर कैसा था। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन प्रिज्म से पूछ लिया गया है। यार ये मैंने भी मिस कर दिया था कल बोलना कि प्रिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया था। तो देख लो, प्रिज्म एक टॉपिक है जहाँ से इन 3 स्लॉट्स में एक भी क्वेश्चन नहीं था बट इस स्लॉट में क्वेश्चन आ गया है, तो आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, अलग से इसको पढ़ाया जाता है। प्रिज्म इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ध्यान रखना। मिनिमम डेविएशन वाला केस पूछा गया है, बढ़िया। तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं यार, एक बार थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लेते हैं कि क्या था। अगर प्रिज्म का एंगल ए हुआ तो हमको पता ही है कि ये अगर एंगल ए हुआ तो फॉर मिनिमम डेविएशन जो R1 इक्वल टू R2 होता है वो क्या बनता है, वो बन जाता है a/2, है ना। तो यहाँ से आपको R तो मिल गया, सपोज एक रे यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद वो रे मिनिमम डेविएशन वाला केस है तो सीधा निकल गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जो R हो गया वो आपको मिल गया a/2। अब आपको ये I चाहिए क्योंकि I एक बार मिल गया तो आप वहाँ से A कैलकुलेट कर सकते हो। तो I कैसे निकालना है, तो पहला स्टेटमेंट देख लो, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब डेविएशन का फॉर्मूला पता है ना आपको, मिनिमम डेविएशन का इन जनरल क्या होता है, I प्लस ई माइनस ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2I माइनस ए, क्योंकि E और A सेम होता है यहाँ पे, सही है। यहाँ पे डेविएशन मिनिमम बोल दिया गया है कि इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, बढ़िया, A माइनस ए इक्वल टू 2I माइनस ए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2A इज इक्वल टू 2I, तो यहाँ से A इक्वल टू I बन गया आपका, ये एक पोर्शन आ गया। अब जैसे ही आपको मिल जाता है I का वैल्यू, आप सीधा क्या लगाओगे, स्नेल्स लॉ, है ना। अगर आप स्नेल्स लॉ यूज़ कर लो, यहाँ पे मैं तो लिख के कर रहा हूँ, ठीक है। तो म्यू साइन I, वहाँ पे कितना होगा, एयर है तो ये बस साइन A रहेगा, इज इक्वल टू म्यू साइन A/2। अब साइन I कुछ नहीं, क्या है साइन I, साइन A ही है वो, तो ये बन गया आपका साइन A इज इक्वल टू म्यू साइन A/2। साइन A को आप ब्रेक कर लो, साइन A बन जाएगा आपका 2 साइन A/2 कॉस A/2, और राइट हैंड साइड पे रहेगा आपका म्यू साइन A/2। साइन A/2 गेट्स कैंसल्ड आउट, बचेगा बस कॉस A/2 जिसका वैल्यू क्या आ गया, म्यू/2, है ना। म्यू/2 मतलब क्या हो गया आपका, म्यू कितना है, √3, तो ये आ गया आपका √3/2। तो जैसे ही A/2 आपका आ गया √3/2, मतलब A/2 का वैल्यू क्या हो गया आपका 60 डिग्रीज, मतलब सॉरी 30 डिग्रीज, मतलब π/6, तो A बन गया आपका π/3। ठीक है, बहुत टाइम बाद एक प्रिज्म का क्वेश्चन मिला है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 12th का क्वेश्चन से क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, स्पेशली प्रिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल में बाद में डिस्कस कर लूँगा, जब मैं वो एनालिसिस डाल दूंगा मैं PPT, उसमें आपको बोल दूंगा कि कौन से टॉपिक में जो क्वेश्चन है, कौन सा डिफिकल्ट था, कौन सा ईजी था, क्या रेशियो था। ठीक है, चलो अगला, टोटल वर्क डन बाय द गैस। यार देख लो, कल ही का वीडियो आप देखो जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि लास्ट में लिखा है मैंने, देखना PDF में, कि थर्मो का एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नहीं आया था अब तक और आ चुका है इस स्लॉट में। मैं भी पेपर पहली बार ही देख रहा हूँ, तो एक बार देख लो जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो ध्यान रखना क्योंकि आपके लिए पेपर सरप्राइज है, मेरे लिए भी सरप्राइज है, मैंने भी नहीं देखा पेपर अब तक। जैसे मेरी टीम ने बना के डाल दिया PDF, मैं सीधा वीडियो पे आपके साथ डिस्कस करने आ गया हूँ। तो एक बार ये बात देख लो यार, जो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ ना वहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। थर्मो में ग्राफ का क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया था अब तक। कैलोरीमेट्री पे सवाल था, हीट ट्रांसफर पे सवाल था, स्टीफेंस लॉ पे था, बट ग्राफ का क्वेश्चन नहीं था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इस पेपर में आ चुका है। ठीक है, देखते चलो। टोटल वर्क डन पूछा है इसमें, टोटल वर्क डन क्या ही होगा, मतलब बेसिकली हमें रेशियो निकाल लेना है, मतलब रेशियो नहीं सॉरी एरिया निकाल लेना है ना। तो ये जो शेडेड पोर्शन है एरिया अंडर ग्राफ वो निकाल लो, ये पोर्शन निकाल लेते हैं बस, ये छोटा सा पार्ट माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया आपका 2 P0
पूरा का एरिया हो जाएगा इंटू 2v0 है ना, क्योंकि ये आपका 2p0 हो गया और ये आपका 2v0 हो गया है ना, ठीक है। तो 2p0 और 2v0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ से आपको माइनस करना है ये वाला पार्ट, ये कितना है आपका v0 टाइम्स ऑफ ये कितना हो गया आपका p0, तो 4p0 v0 माइनस p0 v0 आपका आंसर आ जाएगा 3p0 v0। ये बस मैग्नीट्यूड आया। अब आपको साइन देखना है, तो आपको पता है कि अगर ये साइकिल एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो बेसिकली क्या हो जा रहा है, तो जो मेरा ये वाला प्रेशर है ना, जो कि वॉल्यूम कम वाला है, उसमें क्या होगा प्रेशर, इसमें वॉल्यूम से कम और वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे जिसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है वर्क डन उसका क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव पोर्शन ज़्यादा है, ऑब्वियसली टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा -3p0। ठीक है, साइन एक बार देख लेना, यहाँ पे साइन वॉज इम्पॉर्टेंट, करेक्ट। तो ये 11th से क्वेश्चन है, थर्मो पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने बताया था क्वेश्चन आएगा इस पे थर्मो पे ग्राफ बेस्ड, और आ चुका है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, एक सेकंड ना, चलो हाँ, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट बोला गया है ना, तो इसको आप ओपन सर्किट कर दो, इसमें करंट जाएगा नहीं स्टेडी स्टेट पे। तो अगर इसमें करंट गया ही नहीं, बस फिगर क्या बचा आपका, फिगर आपका ये बन गया। ये वो वाला टॉपिक है जो मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, फाइंडिंग क्यू मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज होगा ना कैपेसिटर पे। करंट क्या होगा इसमें 5/20 विच इज़ कितना 1/4, और अगर करंट 1/4 हुआ तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 1/4 विच इज़ कितना 5/2। जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब 10 के अक्रॉस, 8 के अक्रॉस सेम ही आएगा, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका 5/2। V पता है, C पता है, तो चार्ज क्या हो जाएगा Q मैक्स C टाइम्स ऑफ V 8 टाइम्स ऑफ 5/2। ये आ गया आपका 20 म्यू कॉलम। कहीं पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या, एक बार देख लेते हैं वापस से। 10 + 15 होगा 25 होगा यहाँ पे, ठीक है। करंट 1/5 आएगा, करंट अगर 1/5 आया तो V आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 1/5 विच इज़ कितना 2। तो यहाँ पे अगर V2 आ गया तो ये हो जाएगा आपका 16 माइक्रोकूलम। अगर ऑप्शन में 20 होता तो मैं मार्क करके -5 लेके आगे बढ़ता, क्योंकि इसको -5 मानता हूँ मैं, क्योंकि 4 नंबर मिलने ही थे, 1 नंबर फिजूल का ही गया है। ठीक है, एक बार लिख लेते इस कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, 12th का टॉपिक है, कैपेसिटर का क्वेश्चन है। RC मान सकते हो इसको, बट ठीक है मैं कैपेसिटर लिख देता हूँ अभी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट का क्वेश्चन आ गया, 9 टाइम्स क्लोजर टू अर्थ कंपेयर टू मून, टाइम पीरियड ऑफ मून इज दिस। केप्लर्स लॉ का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बढ़िया। तो मैंने बताया भी था ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। ग्रेविटेशन केप्लर्स लॉ का क्वेश्चन है, पता ही हमको कि T1/T2 का जो होल स्क्वायर होगा वो R1/R2 का होल क्यूब होगा। ठीक है, तो T1 9 टाइम्स क्लोजर कंपेयर टू अर्थ, क्लोजर टू अर्थ कंपेयर टू मून। अगर मून का रेडियस मान लो T ऑफ मून हो गया यहाँ पे, T ऑफ सैटेलाइट हो गया यहाँ पे, R ऑफ मून हो गया यहाँ पे, R ऑफ सैटेलाइट हो गया यहाँ पे, करेक्ट। इसका पावर 2, इसका पावर 3। तो टाइम पीरियड ऑफ मून दिया है 27 डेज, बढ़िया। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट पूछा गया है, स्क्वायर करो। रेडियस ऑफ मून दिया है 9 टाइम्स, नहीं 9 टाइम्स क्लोजर बोला है ना, तो 9R हो गया, तो सैटेलाइट का R हो गया, ये हो गया क्यूब। R एंड R कैंसल्स आउट, तो ऊपर बन गया 27 टाइम्स ऑफ 27, नीचे बन गया TS स्क्वायर, तो ऊपर बन गया 9 टाइम्स ऑफ 9 टाइम्स ऑफ 9, 9 और 27 कैंसल्स आउट, 9 और 27 अगेन कैंसल्स आउट, 3 और 3 कैंसल्स आउट, 3 और 3 कैंसल्स आउट, TS बन गया तुम्हारा 1 डे। अरे बढ़िया कैलकुलेशन था, ठीक है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था। आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशन का सवाल है, 11th के टॉपिक से पूछा गया है, ग्रेविटेशन का सवाल है। ठीक है, आसान सा सवाल मान सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। चलो, इन सीरीज एलसीआर सर्किट इंडक्टेंस दिया है आपको कितना 100 म्यू हेनरी, कैपेसिटेंस दिया आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ क्या हो गया, जल्दी सोचो, इसमें क्या हो गया, रेजोनेंस का कंडीशन हो गया ना। और जैसे ही रेजोनेंस दिख गया आपको, ओमेगा क्या हो जाएगा 1/√LC, √L क्या हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ 10⁻⁶,
सी क्या हो जाएगा आपका 10 टाइम्स ऑफ 10 पर -9 है ना। नीचे आपका बन गया फिर 10 पर 3, 10 पर -12, 10 पर -9 बन गया है ना। कुछ गलत किया हो क्या, एक बार देख लेते हैं। 100 इंटू 10 पर -6 हो गया, 10 पर -9 हो गया, 1/√LC हो गया, तो 100 टाइम्स ऑफ 10 पर 1000, 10 पर -3। एक बार देख लेते, कुछ गलत किया शायद से मैंने यहाँ पे। ये 1000 हो गया, ये 10 पर -3 हो गया, ये 10 पर -9 रह गया, अच्छा हो गया। नीचे रह गया 1/10 पर -12 विच इज़ 1/10 पर -6 है ना। तो ओमेगा मिल गया आपको। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π/, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है ना बस, हाँ फिर तो बन ही गया ना, 10 पर 6 आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12th का सवाल AC पे पूछा गया है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अ कनकेव मिरर इज फोकल लेंथ ऑफ f इन एयर, मिरर दिया है ना, ध्यान रखना इसमें मिरर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर व्हेन इट इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे वाह, मिरर का पूछा गया है, किसी डिफरेंट मीडियम पे क्या होता है सबको पता है। मिरर का चेंज ही नहीं होता, क्योंकि मिरर का फोकल लेंथ बस डिपेंड करता है किस पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। आप एक मिरर को पानी पे रखो या फिर एयर पे रखो, रेडियस थोड़ी चेंज होगा, सेम रहेगा ना, तो फोकल लेंथ भी सेम ही रहेगा। तो आंसर F दे के आगे बढ़ो यार, बहुत फुद्दू सा सवाल था, यह आसान सा सवाल है। 12th के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, रे ऑप्टिक्स का है। हाँ, अगर यहाँ पे लेंस होता है फिर डेफिनेटली चेंज होता, ठीक है। लेंस का म्यू पे डिपेंड करता है, लेंस का नेचर भी म्यू पे डिपेंड करता है कि लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ये सब भी मैटर कर जाएगा म्यू पे। खैर ये सब पता ही है आपको। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी के एट एन एंगल ऑफ दिस विद हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टिल का सवाल लग रहा है। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। भाई क्वेश्चन रिपीट हो यहाँ पे, आप देख रहे हो ना, सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, बस लॉस पूछा गया था उसमें। किसी दूसरे शीट में था, मुझे याद नहीं है, मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। बस लॉस पूछा गया था हाईएस्ट पॉइंट पे और प्रोजेक्शन पॉइंट पे। सेम टाइप का क्वेश्चन वापस से पूछा गया है, बस इसका रेशियो काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया गया है। चलो करते हैं। अगर मान लो आपने प्रोजेक्टाइल ड्रॉ किया यहाँ पे, से यहाँ पे वेलोसिटी आपका v है, आपने थ्रो किया एंगल 60 डिग्री पे, 60 है ना यार, हाँ 60 डिग्री पे। तो पूछा गया है कि अगर k दिया है, k का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे आपका हाफ mv², और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या रहेगा बस v cos 60 विच इज़ कितना v/2। तो हाईएस्ट पॉइंट पे kf क्या लिखोगे आप, हाफ टाइम्स ऑफ m टाइम्स ऑफ v/2² विच इज़ कितना हाफ mv² टाइम्स ऑफ 1/4 है ना। हाफ mv² हो गया k, आंसर हो गया आपका k/4। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, एकदम बेसिक सा सवाल, शीट में रहता है ऐसे क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के। 11th का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स मान लो, वर्क एनर्जी पर मान लो, एक ही बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी f ऑफ एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर z, मोजलिस का सवाल लग रहा है, ऑफ हेवी न्यूक्लियस इज अ स्ट्रेट लाइन इन एक्सरे एमिशन। नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है ना, इसका गलत है ये, ठीक है, स्टेटमेंट बनता गलत है। ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एंड एटॉमिक नंबर z ऑफ हेवी न्यूक्लियस इज स्ट्रेट लाइन। वाह, दोनों स्टेटमेंट साथ में करेक्ट तो हो ही नहीं सकते, दोनों काइंड ऑफ सेम स्टेटमेंट दिया है। एक बस बोला है कि स्ट्रेट लाइन है, एक बस बोला है रूट एफ का स्ट्रेट लाइन होगा। ऑब्वियसली हमें पता ही है कि जो रूट एफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है अकॉर्डिंग टू मोजलिस लॉ ना। एक्सरे पढ़ लेना यार, स्किप मत करना इस टॉपिक को। कंटिन्यूस एक्सरेस क्या होते हैं ये सब देख लेना एक बार, ठीक है। के अल्फा के बीटा ये सब क्या होता है एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ये सब प्रॉपर्ली क्लास में भी डिस्कस किया है मैंने, तो एक बार देख लेना अच्छे से। तो इसका स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया। कहाँ ऑप्शन है यार, 2 ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12th का सवाल है एक्सरे टॉपिक से। अगर सिलेबस में देखोगे एक्सरे अलग से लिखा नहीं है, ये एम वेव के अंदर डाल दिया है उसको, ठीक है। चलो, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ दिस एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन इज, मार्क कर लो। वर्क फंक्शन दिया गया है आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 2 वोल्ट, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। चलो, तो hc/λ हमको पता ही कितना होता है, 5 + e टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो hc का वैल्यू 1242 दिया है, ये लैम्डा हो गया। फाई का वैल्यू दिया है 2.14 और ev का दिया है 2 टाइम्स ऑफ e, ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। आई थिंक वो 2 वोल्ट दिया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 ev हो जाएगा इसका। तो लैम्डा हो गया तुम्हारा 1242 बाई कितना
4.14 है ना, लिख सकते हैं ना। चलो तो यहाँ से आगे आपका इंटू ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे आई थिंक हाँ 3 हो गया, तो आंसर इज 300 Nm। बढ़िया, इजी सवाल था, 12th के पोर्शन से है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आया है ये, हर पेपर में एक नया क्वेश्चन आ ही रहा है उससे, इजी से सवाल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ ई नॉट इज दिस, सी इज दिस। अरे यार ये एम का सवाल है, मैंने कल बोला था एम रिवर्स कर लो अच्छे से। ई इक्वल टू पता ही हमको बी टाइम्स ऑफ सी होता है, ई का वैल्यू दिया गया है, मतलब ई नॉट होता है बेसिकली 9.3, बी नॉट का वैल्यू पूछा गया है और सी का वैल्यू दिया है 3 टाइम्स ऑफ 10⁸। तो बी नॉट का सवाल, बी नॉट का आंसर क्या हो गया 3.1 10⁻⁸। ये भी एक दूसरा सवाल ही था, आसानी से करके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, 12th का टॉपिक है, ये एम वेव का सवाल है, बेसिक सा इक्वेशन पूछ लिया गया। ठीक है, ई नॉट और बी नॉट का रिलेशन जो है, हाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जबकि क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से गैल्वानोमीटर के ऊपर। आपको ओपन टेस्ट में सेम क्वेश्चन दिखा होगा, मैंने दिया था इसमें, सेम टाइप का क्वेश्चन था एक, तो काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ यहाँ पे। तो आपको पूछा गया है कि गैल्वानोमीटर अगर बनाया जा रहा है, सॉरी एक एमीटर बनाया जा रहा है फॉर अ मैक्सिमम करंट ऑफ, दे दिया है यहाँ पे 0.3, बढ़िया। शंट यूज़ किया है हमने, जैसे कि सिंपल कंस्ट्रक्शन होते हैं सेम कंस्ट्रक्शन फॉलो किया है, कुछ अनोखा नहीं है यहाँ पे। मैक्सिमम करंट इन गैल्वानोमीटर IG दे दिया है 2 मिली एम्पियर, तो यहाँ से हमारा IG पास होगा, तो यहाँ से हमारा I माइनस IG पास होगा। S के अक्रॉस और G के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, तो लिख लो आप I माइनस IG टाइम्स ऑफ S इज इक्वल टू कितना IG टाइम्स ऑफ G। पूछा क्या गया है वैसे, वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस पूछा है ना, ठीक है, G दिया है ना, G दिया है, बढ़िया, मतलब G में RG लिख लो आप। ठीक है, तो I माइनस IG तो 0.3 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 मिली एम्पियर, तो 0.002 आ गया ना, लिख सकते हैं। S का वैल्यू क्या है निकालना है हमको शायद से, IG का वैल्यू वापस लिख लो 0.002 और गैल्वेनोमीटर 30 है ना, तो S बन गया आपका कितना हो गया, S 0.002 टाइम्स ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 0.298, पॉइंट ऊपर कर लो, ये हो गया तुम्हारा 140 आई थिंक 9, तो ये आ गया 30/149। पूछा गया है x का वैल्यू, तो तुम्हारा यही हो गया x। सिंपल सवाल है, बस पोटेंशियल इक्वल कर लो, एक बार देख लेना इस पार्ट को, मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। 12th का क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हो या फिर करंट ही बोल सकते हो, क्योंकि मैंने करंट पे पढ़ाया था इसको, सिंपल सा सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। फाइंड करंट थ्रू बैटरी बोथ डायोड्स आर आइडियल, ये भी आइडियल है, ये भी आइडियल है, मेंस में पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 2020 आइडियल डायोड है, तो हम लोग सिंपली इसको एक ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, क्योंकि आइडियल है मतलब रेजिस्टेंस डायोड का 0 हो गया, तो 5 2020 ये बन गया 10 और नीचे रह गया 5, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा हाफ एम्पियर, तो 0.5 मार्क करो, आगे बढ़ो। 12th का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, बिल्कुल नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि विद एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। न्यूक्लियर फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्स, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्स होता है 10⁻⁻15 पे काम करता है, पिकोमीटर पे काम करता है ना, तो स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। कहाँ ऑप्शन है, चलो 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट, 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट दिस एंड दिस। अच्छा ठीक है, 2 चार्जेस दिया है, एक -7 पे है और एक 7 पे है, तो 7 माइक्रोकूलम पे -7 पे और -4 माइक्रोकूलम पे 7 पे, बढ़िया। पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम, इतना आसान, ठीक है निकाल लेते हैं, जब पूछा गया तो निकाल ही लेते हैं। यू का वैल्यू क्या होगा Q1 Q2/R, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है ना, हालांकि आंसर में नेगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है, बट आई थिंक इन लोगों ने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इट्स फाइन। तो चलो K का वैल्यू 9 10⁻9 हो गया, Q1 का वैल्यू हो गया 7 10⁻6, ये हो गया 4 10⁻6, मैं बस मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, ठीक है। R हो गया 14, तो 7 से 2 कैंसल्स आउट, 2 से 2 कैंसल्स आउट, 18 वाला जो ऑप्शन है वो आएगा। कैलकुलेट करने की ज़रूरत तो है नहीं, बट ठीक है मैं निकाल लेता हूँ फिर भी। तो यहाँ से आगे 18
और 10 पर 14 cm दिया ना, तो यहाँ पे 10 पर -2 भी रहेगा, तो 10 पर -12 -3 -1, तो आ गया 1.8 जूल। ठीक है, मार्क करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ़ इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इज़ गिवन बाय दिस, इक्वेशन दिया है, कल ही मैंने बोला था वेव से क्वेश्चन आ सकते हैं। वेव्स ऑन स्ट्रिंग तो नहीं है, बट इन जनरल वेव से पूछा गया है। जनरली वेव से ऑर्गन पैप पे पूछा गया था, इस पर पूछा नहीं गया था सवाल, तो वेव की इक्वेशन से इस बार क्वेश्चन पूछ दिया। 3t + 0.1x दिया है इसका, वेलोसिटी ऑफ वेव एंड डायरेक्शन पूछा गया है। तो वेलोसिटी क्या होता है आपका, ओमेगा/k, ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया 3, k का वैल्यू 0.1 हो गया, आंसर आ गया 30 मीटर/सेकेंड। तो दो ऑप्शन तो ये कट जा रहे हैं, 30i या 30 -i, अगर साइन सेम है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर है -30। ठीक है, ऑपोजिट साइन में +x होता है, सेम साइन में नेगेटिव डायरेक्शन होता है, याद रखना है। चलो, स्प्रिंग हैज़ अ टेंशन ऑफ 5 न्यूटन एट x1 एक्सटेंशन एंड 7 न्यूटन एट x2 एक्सटेंशन। ठीक है, जब k x1 हो गया, एक्सटेंशन दिया है ना, फाइनल लेंथ नहीं है, जब k x1 है तब 5 है, जब k x2 है तब 7 है। डिटरमाइन द टेंशन व्हेन द स्प्रिंग एंड एक्सटेंशन इज दिस। ठीक है, 5x1 - x2 x2, तो x1 का वैल्यू क्या हो गया 5/k, x2 का वैल्यू क्या हो गया 7/k। तो टेंशन जब टेंशन उस केस में क्या होगा, k टाइम्स ऑफ 5x1 - 2x2, तो k टाइम्स ऑफ 5x1 क्या हो गया 5/k, x2 क्या हो गया 7/k। तो ये आ गया आपका k कैंसल्स आउट, 25 - 14, ये आ गया आपका आंसर 9। क्या कर रहा हूँ 11 है ना, 11 न्यूटन आंसर ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रेशर इनसाइड द बबल विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस, P0 दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, सरफेस टेंशन दिया है, और क्या पूछा है, प्रेशर इनसाइड। एक्सेस प्रेशर का सवाल है। एक बार यहाँ पे दो चीज़ मुझे बोलनी है। एक बात, आप एक बार पहले PDF में जाओ, पहले स्लॉट के पेपर में, जब ये हुआ भी नहीं था, जब मैंने रात को डाला था वो PDF, एक बार देखो वहाँ पे जाके मैंने क्या लिखा था कि फ्लूइड से मुझे फील आ रहा है कि सरफेस टेंशन का एक सवाल बनेगा, और बन चुका है एक सवाल यहाँ पे। ठीक है, परसों रात को मैंने डाला था, देख लो एक बार, प्रेडिक्टेड सवाल था, ये सवाल आना ही आना था, मुझे लग रहा था कि आएगा एक सवाल सरफेस टेंशन पर, और आ चुका है एक सवाल। ठीक है, ये एक बार देख लो आप। दूसरी बात ये कि जो बच्चे 11th में हो, मेरे एडवांस्ड बैच में हो, आपको पता ही होगा इस क्वेश्चन को मैंने 3 दिन पहले ही क्लास में कराया था, एकदम सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था मैंने बस वैल्यूज डाले नहीं थे, मैंने P0 G इन सब के टर्म्स में आंसर पूछा था, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था ये, आप मैच कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते चलो, इसमें आसान सा सवाल है। सोप बबल दिया कि नॉर्मल बबल है, इनसाइड बबल है ना, आई थिंक नॉर्मल बबल पूछा गया है, सोप बबल नहीं बोला गया है। और वैसे भी अगर पानी के अंदर बबल है वो एयर बबल ही होगा ना यार, क्योंकि सिंगल लेयर सरफेस है, डबल लेयर पे हम 2 लेते हैं, 40 लेते हैं ना, इसमें सिंगल लेयर, तो 2T से काम चल जाएगा। तो अगर बबल को हम देख लें, अंदर हो गया आपका P in, बाहर हो गया P out, P out हो गया P0 + ρgh, P in का ज़्यादा होगा, तो P in - P0 - ρgh क्या हो जाएगा आपका 2T/r, r का वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा निकाल लेंगे, P in क्या हो जाएगा P0 इज 10/5 प्लस रो कितना होगा 10/3 टाइम्स ऑफ G, रो 10 अच्छा ये कन्वर्ट नहीं किया है, मीटर क्यूब में वही होगा आई थिंक, वाटर है ना, G × H क्या है 20/100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन 72 टाइम्स ऑफ 10⁻3, रेडियस बोला गया है 10⁻3, तो यहाँ पर 10/5 रह जाएगा, 0 0 0 0 कैंसल्स आउट, तो 10/5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10/3 प्लस ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे रहेगा 144, तो ये 10 0 0 0 0 प्लस 10,000 से ज़्यादा आ जा रहा है ना यार, पास्कल में ही पूछा गया है, वैल्यूज़ गलत है क्या इसके, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा इसका, P in - P0 - ρgh इज इक्वल टू 2T/r, हाँ एक्सेस प्रेशर वही है, तो P0 हो गया 10/5, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही आना है 10/5 से, तो 10/5 से ज़्यादा कुछ ऑप्शन में है ही नहीं, क्या क्वेश्चन बना दिया है इसमें। विद रेस्पेक्ट टू एटमोसफेयर पूछा है, ओहो बढ़िया सवाल है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस थे, विद रेस्पेक्ट टू एटमोसफेयर पूछा है यार, देख लो बहुत ध्यान से देख लो यहाँ पे,
विद रेस्पेक्ट टू एटमोस्फेरिक प्रेशर है, मैंने भी मिस कर दिया था इसको, मतलब पी इन माइनस पी नॉट निकालना है हमें, ठीक है। तो आंसर इज 2144। आगे बढ़ते हैं। 11th का सवाल है सरफेस टेंशन पे, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल हो गया ये, बहुत ऑब्वियस सा सवाल था, इसको भी लिख लेते हैं। 11th का सवाल है, लॉज ऑफ मोशन से आया है ऊपर। 11th का सवाल है प्रॉपर प्रोग्रेसिव वेव से सवाल है ये। 12th का सवाल है इलेक्ट्रोस्टैट से है, ठीक है। ये 12th का सवाल है मॉडर्न से आया है, न्यूक्लियाई से, ठीक है। चलो ये तो लिख दिया था मैंने ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। 18th में क्या बोला, एक डिस्क है, मास m का, रेडियस r दिया है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस है, एंगल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, फाइंड द पावर पूछा है। तो क्लास में कराया था मैंने, पावर बाय टॉर्क क्या होता है, टॉर्क टाइम्स ऑफ ओमेगा, है ना। तो आप निकाल लो कि या फिर पावर पूछा है ना एट 2 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है, तो टाउ टाइम्स ऑफ ओमेगा ही होगा। तो थीटा क्या हो गया आपका 10t² - 80, इंस्टेंटेनियस पूछा है। अगर एवरेज पूछता तो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर लेता, बट ठीक है इंस्टेंटेनियस पूछा है, एट दिया है क्वेश्चन पे। तो ओमेगा आपका बन जाएगा 20t - 8, तो एट t = 2 ओमेगा क्या हो जाएगा 40 - 8, विच इज़ कितना भैया 32, सही। अल्फ़ा हो जाएगा 20, अल्फ़ा मिल गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया है क्या, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं है तो कैसे निकालूँ मैं, आई तो चाहिए। एंगल दिया गया है, फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू द डिस्क एट t = 2 सेकेंड्स, यार देना चाहिए ना, आई के बिना कैसे निकलेगा यार, ना मास है ना कुछ दिया है, बस थीटा का फंक्शन दिया है, कुछ मिस तो नहीं कर रहा मैं। थीटा दिया है, ओमेगा निकल जाएगा यहाँ से, t2 पे ओमेगा निकल गया 32, और मुझे टाउ चाहिए, टाउ के लिए मुझे आई अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा निकल गया, आई चाहिए, तो 32 × 20 mr²/2, चलो पता नहीं इसमें कुछ दिया ही नहीं है, तो जो आंसर होगा वो mr²/2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टाइम्स ऑफ 32 होगा। 2 और 10 कैंसल्स आउट। अगर मान लो कि mr² का वैल्यू 1 और 1 दिया है तो ठीक है 320 बन सकता है, वरना पता नहीं क्या है, स्टार मार्क कर लो, शायद कुछ गलत क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो इन YDS एक्सपेरिमेंट, YDS से सवाल पूछ लिया मैंने, कल ही बोला था कि YDS मेरे प्रेडिक्शंस काम में आ रहे हैं, एक बार देख लो आप लास्ट टू लास्ट वीडियो देख लो, मैंने बोला था इसमें कि YDS से अब तक बस स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे गए थे, न्यूमेरिकल सवाल आ सकते हैं नेक्स्ट स्लॉट पे, और आया गया है, ठीक है। डिफ्रैक्शन से अब तक नहीं सवाल आया है, तो मान लो वहाँ से भी एक सवाल आएगा, मैं लिख दूंगा उसको, अब तक अनटच्ड है वो टॉपिक, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो YDS एक्सपेरिमेंट में स्लिट का विड्थ दिया है, तो I1 जो है और I2 जो है, मुझे ये तो पता है ना, आपको ये याद होगा शायद से, I प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट होता है, और वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है ना। तो एक बार लिख लेते हैं, से I1 इसका 1 मान लो, इसका 2 मान लो, तो I1/I2 क्या हो जाएगा d/xd, तो I1/I2 हो गया आपका 1/x, ठीक है। अब I max क्या था याद करो आप, I max था √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, I min था √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। इन दोनों का जो रेशियो है वो बोल दिया गया है कि 9/4 है, तो √I1 प्लस √I2 √I1 माइनस √I2, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हो गया 9/4, तो ये बन गया आपका √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2, कितना हो गया आपका 3/2, है ना। सॉल्व करते अब चलो, 2√I1 बन गया यहाँ पे, 2√I2 बन गया ऊपर, ये बन गया 3√I1 माइनस हो गया 3√I2, तो यहाँ पे आपका बन जा रहा है 3I1 माइनस 2√I1, बस I1 यहाँ पे 5√I2, होल स्क्वायर कर दो, I1 कम्स आउट टू बी 25I2, लिख सकते हैं I1/I2 हो जाएगा 1/x विच इज़ इक्वल टू 25, तो x बन जाएगा कितना आपका
1/25। ठीक सवाल था, ठीक है, मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें। The temperature of a body of mass m and specific heat capacity s is slowly raised from T1 to T2. The change in entropy of the system पूछ लिया गया है भाई, इस बार एंट्रोपी पे सवाल आ गया। देख लो यार, एंट्रोपी पे सवाल पूछ दिया गया है इस बार, ठीक है। तो चलो निकालते हैं क्या होता है एंट्रोपी। dQ/dt है ना। तो ये हो गया आपका, अगर आपको dQ मिल जाता है, टेम्परेचर चेंज तो पता ही है आपको, तो यहाँ पे आपको चाहिए सॉरी dQ/T होता है, dQ/T। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा आपका, ms∆T/T। इसको आप इंटीग्रेट कर दो कितने से, T1 से T2 तक, तो ये बन जाएगा आपका ms/ln/T, T1 से T2, तो ये बन गया ms/ln T2/T1। देख लो यार, यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एंट्रोपी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए अब तक। एक बार देख लो, क्योंकि जनरली केमिस्ट्री का पार्ट है, तो फिजिक्स में नहीं पूछते जनरली, बट अगर पूछा गया है तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका 11th का पोर्शन है, थर्मो का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 12th का टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स का सवाल है। ऊपर कुछ मिस किया क्या, अरे यार मिस क्यों कर रहा हूँ मैं। 11th का क्वेश्चन है, रोटेशन का है, ठीक है। ऊपर, हाँ ऊपर लिख दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो डायमेंशन का दूसरा सवाल, दूसरा नहीं मतलब हर एक, मतलब ये डायमेंशन का बहुत एक, इस बार वेटेज बहुत ज़्यादा है डायमेंशन का, हर पेपर में एक ना एक सवाल पूछा ही जा रहा है डायमेंशन से, इसमें तो 4 सवाल पूछ ले मान लो, ठीक है। तो अगर मुझे सॉल्व करना है, मैं बस सी का कुछ दिख रहेगा नहीं, सबका ऑलमोस्ट 1-2 सॉल्व करना ही होगा। टॉर्शनल कांस्टेंट, इसका मैंने कल ही सॉल्व कर लिया था। टाउ का मुझे पता ही है, आप अगर आप लोगों ने भी आपका पेपर सॉल्व किया होगा, मतलब पिछले पेपर, आपका पेपर नहीं जो लास्ट पेपर से वो सॉल्व किया होगा, आपको दिख जाएगा कि कैसे करना है इस क्वेश्चन, क्योंकि टाउ का पता ही है, लास्ट लॉट में आया था। सी का क्या होगा, T/टाउ, टाउ कितना होता है, एनर्जी का होता है डायमेंशन उसका, इसका कुछ है ही नहीं, तो टाउ का बन जाएगा mL²T-2। तो बी का बन गया R, बी का R कौन सा ऑप्शन पे, ये गया कटा, ये भी कटा, बी या सी में से एक होगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट का निकाल लेते हैं, इसका भी आसान होता है फॉर्मूला। मोमेंट का होता है I टाइम्स ऑफ A, है ना। तो I का हो जाएगा एम्पियर, एरिया का हो जाएगा L², तो मैग्नेटिक मोमेंट D का हो जाएगा AL², तो D का हो जाएगा Q, D का हो गया Q। तो यहाँ पे D का P दिख रहा है, ये कटा, D का Q। सेकेंड को मार्क करो, आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से कर देना वो। अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी, वापस से फ्लूइड का क्वेश्चन है, वापस से फ्लूइड का क्वेश्चन। मैंने बोला भी था कि फ्लूइड पे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार, वेटेज बहुत ज़्यादा दिख रहा है फ्लूइड का। ये हो गया आपका 12th का मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन, सारे वैल्यूज़ या सारे पैरामीटर्स मैग्नेटिज्म से ही है। चलो ठीक है, तो H2 different cross sections A and B, the fluid has velocities this and this, determine the correct relationship। अरे भाई बर्नौली पूछ लिया, सीधा सीधा बर्नौली है ये तो। हॉरिजॉन्टल पाइप बोला गया है, ये तो वही वाला हो गया जो 11th के बच्चे हो, ध्यान से देख लो, कल ही क्लास में डिस्कस हुआ था, ये कल ही हुआ था जो मेंस बैच के हो, जहाँ पे ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर का हमने इक्वेशन लिखा था। तो क्या था वो, PA + ½ ρVA² इज इक्वल टू PB + ½ ρV²। कल ही इसका डिस्कशन हुआ था सारे बैचेस में, और एकदम स्ट्रेट सवाल फॉर्मूला बेस पूछ लिया गया है। इट्स नॉट लाइक कि मेरे कोचिंग में ही बस पढ़ाया गया है, हर एक कोचिंग में डिस्कस होता ही होगा जो अच्छे कोचिंग है, ठीक है। तो PA और PB में रिलेशन चाहिए मुझे, VA/VB के टर्म्स में चाहिए, दे दिया है, कुछ निकाल लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे बन गया PB - PA, और यहाँ पे बन गया ½ टाइम्स ऑफ रो VA² - VB²। तो VA² - VB² क्या बन गया आपका, एक बार ध्यान से, हाँ ये दोनों ऑप्शन हम सेम दिख रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ PB - PA/ρ। कौन सा ऑप्शन है ध्यान से देख लो, पहले B आ रहा है फिर A आ रहा है, तो 3 मार्क करो, आगे बढ़ो, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज दिया है dV/dt, और गिवन दिस पूछा क्या है, करंट बोल दिया है, अच्छा बढ़िया। तो अक्रॉस द कैपेसिटर जो भी चार्ज जाएगा, वो जो भी चार्ज उसमें बन रहा है
वो क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ करंट आ रहा है। तो अगर मैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैपेसिटर पे चार्ज लिख लूँ तो क्या लिखूंगा इसमें? Q इक्वल टू CV, और मुझे करंट चाहिए तो क्या हो जाएगा? dQ/dt। C तो मेरा कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं होगा, बचेगा बस dV/dt। करंट का वैल्यू दिया है 0.25 मिली एम्पियर 10⁻³ C का वैल्यू दिया है 0.25 10⁻6 फेराड एंड dV/dt। ठीक है, ये भी हो गया आपका 1/4 है ना, 4 और 4 कैंसल्स आउट, तो dV/dt बचा बस 10⁻³ / 10⁻6 विच इज़ 10⁻³ वोल्ट पर सेकेंड। आसान सा सवाल था। ठीक है, 12th का सवाल है, कैपेसिटर पे क्वेश्चन पूछा गया है, आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, एनर्जी इन सिस्टम वेरीज एज दिस। देख लो हर एक पेपर पे एरर का सवाल आ रहा है, और ये एरर में e⁻β दिया है भाई। ये ऐसा वाला एरर का क्वेश्चन है जिसमें सिंपल तुम ΔP/P, ΔA/E, ΔB/B लगा दो चल जाएगा। इसमें आपको डेरिवेशन आना चाहिए। अच्छा सवाल है, अच्छे कैटेगरी का सवाल मानते हैं इसको। ठीक है, इसमें डेरिवेशन प्रॉपर चाहिए। एक बार देखते डेराइव कैसे करते हैं इसको। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? मज़ा आया मुझे इस पेपर पे, अच्छा पेपर था। E क्या हो जाएगा? x³ e⁻bt। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों के पर्सपेक्टिव में कैसा पेपर था, मैं उसके डिस्कशन में बाद में आऊँगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है पेपर ओवरऑल, क्वेश्चंस कैसे थे, बनने लायक है या नहीं है। क्योंकि जो बच्चे दे दिए वो उन पर डिपेंड कर रहा है कि उन्होंने कितना रिवाइज़ किया था। क्योंकि मेंस का कोई भी सवाल वैसे उतना तोप तो नहीं होता कि हिलेगा ही नहीं, हिल जाएंगे क्वेश्चंस, बन तो जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने प्रिपरेशन अच्छे से लिया है तो बन जाएंगे क्वेश्चंस। तो मैं मॉडरेट इजी लेवल में उसमें उतना नहीं घुसना चाह रहा हूँ। बट जो बच्चे अपेयर होने वालों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार देख लो कि वेरिएशंस कैसे कैसे आ रहे हैं, ताकि अगर सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो गया आपसे मिस ना हो। मैं वो चाह रहा हूँ बस। ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव वही है। मुझे कोई यहाँ पे वो सब नहीं देना, मतलब इस क्वेश्चन पे, मतलब मान लो इस क्वेश्चन पे इतना परसेंटाइल बनेगा, इतना बनेगा, इन सब में मुझे नहीं जाना है। क्योंकि एक्सपेक्टेड परसेंटाइल बहुत वेरी कर सकता है। मैंने बोल दिया कि आपका 99 परसेंटाइल हो जाएगा, फिर नहीं बना तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको बुरा लगेगा। तो मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं बस पेपर एनालिसिस करने आया हूँ। मैं कुछ प्रेडिक्शन देने नहीं आया हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं बस चांसेस बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से बन सकते हैं। अगर आ गया तो मैं खुश हो रहा हूँ कि हाँ मेरा प्रेडिक्शन काम कर गया। बट ज़रूरी नहीं है कि मेरा प्रेडिक्शन काम करेगा ही। बट आप प्रिकॉशन ले सकते हो, आप क्वेश्चन बस देख लो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और किसी भी ऐसे परसेंटाइल गेम में मत घुसना आप कि हाँ ठीक है इस पेपर में कितना परसेंटाइल आता है चेक करते, प्रेडिक्टर में जाते, मेरा रैंक प्रेडिक्ट करते। मत करो यार, ये सब बहुत वेरी कर जाता है। बहुत सारे डिफरेंट कोचिंग डिफरेंट टाइप के प्रेडिक्टर्स लगाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रैंक्स देते हैं, डिफरेंट एनालिसिस होता है। इन सब में मत जाओ। ठीक है, आपको बस पेपर एनालाइज करना है, वो करो, सीख जाओगे, बाद में भी काम आएगा। मेन सेशन 2 बचा है, एडवांस बचा है, जिनका नीट है वो नीट बचा है, उन सब के लिए काम आ जाएगा एनालिसिस। तो पेपर को एनालाइज करो, बहुत काफ़ी है। ठीक है, एनफ है। चलो अब इसको देखते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं जिसमें ई का पावर आ जाएगा। तो जैसे ही ऐसा एरर आएगा ना, तो एरर का फंडा क्या था बेसिकली, ऐसा डेल्टा E/E बनता था ना। तो ये बेसिकली क्या है, DE/E ही है ना मतलब। तो मतलब बेसिकली मुझे किसी भी एक टर्म के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देना है। करो डिफरेंशिएट, देखते हैं। तो अगर मैं मान लो इसको डिफरेंशिएट कर दूँ इसी भी से, मान ले DT के टर्म्स पे, ये क्या हो जाएगा, DE/dt। सॉरी, जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट कर दिया DE/dt हो गया। अब x³ e⁻bt ना, तो पहले x³ करते हैं, तो ये बन गया 3x² e⁻bt, और ये रहेगा dx/dt है ना, प्लस x² रह जाएगा। अब e⁻bt का माइनस बीटा e⁻bt, और ये बस dt तो रह ही जाएगा। dt मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे कट जाएगा dt। ठीक है, मैं बस ऐसे ही dt के टर्म में कर लिया, आप dx के टर्म में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब e से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली DE/E टर्म चाहिए, तो e से डिवाइड कर दो। तो DE/E कर दो, यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, 3x² e⁻bt, यहाँ से भी e से डिवाइड कर दो, प्लस x² माइनस बीटा e⁻bt, यहाँ से भी e से डिवाइड कर दो और dt से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, चलो गुड टू गो। अब यहाँ से एक बार देख लो ये क्या बन गया। ऐसे टाइप के एरर से क्वेश्चन सॉल्व इसी तरीके से करते हैं, जो कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हो ना, उसका डेरिवेशन यहाँ से आता है। तो e का बन गया x³ माइनस e⁻bt dx प्लस x², मतलब मैं बेसिकली e का वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी e का वैल्यू बन गया हम x³ e⁻ -bt
dt। चलो अब कैंसिल आउट कर दो, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब का कैंसिल, e पावर माइनस बी टी कैंसिल्स आउट, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब का कैंसिल, e पावर माइनस बी टी कैंसिल्स आउट। ठीक है, ये एक्स क्यूब रहेगा ना, ये चेंज नहीं होगा, गलती कर दिया था मैंने यहाँ पे एक। ठीक है, ये कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचा आपका, आपका बच गया डी ई बाई ई इज इक्वल टू 3dx बाई एक्स माइनस बीटा डी टी। और आपको पता ही है हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालते हैं ना, तो हमें सारे वैल्यूज़ प्लस लेके सॉल्व करने होता है। तो सॉल्व करते हैं, डी ई बाई क्या पूछा है, डी ई बाई ई का परसेंटेज चेंज ना, तो डी ई बाई ई इंटू 100 पूछा है हमको, ये परसेंट आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी एक्स। डी एक्स क्या बोला गया है, परसेंटेज एरर में 1.2% दिया है, तो डी एक्स बाई एक्स इंटू 100 हो गया यहाँ पे, प्लस हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालते तो सब में प्लस कर देते, इस माइनस को हमें प्लस में कन्वर्ट करना होगा। बीटा का वैल्यू 0.3 है, डी टी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, डी टी का वैल्यू नहीं दिया है, बट टी का परसेंटेज दिया है। ठीक है, तो डेल्टा टी एक बार रख देते हैं यहाँ पे। अब वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, इसका वैल्यू क्वेश्चन पे दिया है 1.2 प्लस 0.3, डेल्टा टी बाई टी टाइम्स ऑफ 100 का दिया है 1.6, तो डेल्टा टी आपका कितना आ जाएगा 1.6 टी बाई 100, तो लिख सकते हैं 0.3 इंटू 1.6 टाइम्स ऑफ टी बाई 100। टी का वैल्यू क्वेश्चन पे दिया है 5 सेकेंड्स। अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। 3.6 प्लस 0.3 टाइम्स ऑफ 1.6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू डिवाइड बाई 100। अच्छा, यहाँ पे एक परसेंटेज भी है ना यार, ये 100 तो यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे 100 मिस किया था मैंने, तो यहाँ पे भी 100 आएगा क्योंकि परसेंटेज निकाल रहा हूँ ना मैं, मतलब यहाँ पे 100 होगा ना। मैंने अगर बहुत सारे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना 100 डेफिनेटली। ठीक है, 100 और 100 कैंसल्स आउट, 3.6 प्लस ये बन जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 0.3 2.4, ये बन जाएगा आपका 6%। बहुत अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। ठीक है, मेंस में पूछा गया है, जैसे लास्ट लॉट में एक एसएचएम का सवाल पूछ लेते फ्लूइड के बेसिस पे, फ्लूइड प्लस एसएचएम, ये अच्छा सवाल था एरर का, ये आप अच्छे से देख लो। मतलब बेसिक फंड ये होता है, जैसे कोई एक्सप्रेशन दे उसको हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एनी टर्म, मान लो डिफरेंशिएट करो और वही सेम चीज़ से वापस से डिवाइड कर दो, मतलब डी निकाल लो, डी को ई से ही डिवाइड कर दो, तो उससे आपको मिल जाएंगे कि सारे टर्म्स में कितने कितने एरर्स हैं, और फिर क्वेश्चन में जो दिया उसको एनालाइज कर लो। ठीक है, परसेंटेज एरर दिया मतलब बेसिकली आपको डेल्टा ऑफ दैट एक्सप्रेशन बाय दैट एक्सप्रेशन इंटू 100 दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 11th से, एरर्स का सवाल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट नहीं है, 24 सवाल है हमारे पास, एक सवाल कम है। तो अगर पूरा पेपर देख लेना, मुझे मॉडरेट पेपर लगाइए, मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा एबव भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, जैसे कि एरर पे ये सवाल पूछा जाना थोड़ा सा अनकॉमन था, ये अच्छा सवाल पूछा गया है, ये ठीक था। फ्लूइड का डायरेक्ट सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डायमेंशन का सवाल आना ही था, ऑब्वियस था। एंट्रोपी का सवाल नहीं पूछा जाता है जनरली, 2 सवाल यहाँ पे आ गए जो कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। ठीक है, वाईडीसी का न्यूमेरिकल आ गया, ऑब्वियस था। इसका तो शायद टाउ पता नहीं है, कुछ आई पता नहीं था, तो शायद सॉल्व नहीं हुआ, ये कुछ गलत हो गया इस क्वेश्चन पे, टाइपिंग मिस्टेक में होगा कुछ। आंसर ये होना चाहिए, ये बनना चाहिए आंसर जनरली। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन क्लास में कराया जाता है जनरली। फिर ये भी आसान सा सवाल ही था, वेव्स का सवाल पूछा गया था, अनकन्वेंशनल सवाल नहीं है, ये भी नॉर्मल सवाल है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ गए, 2 कुछ सवाल आ गए इस बार। डायोड का नॉर्मल क्वेश्चन था। फिर एमीटर, हाँ गैल्वेनोमीटर का एक सवाल था जो कि इस बार अलग से पूछा गया है। फिर सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा जल्दी रैप अप करना। ठीक है, फिर बाकी नॉर्मल से सवाल थे, कैप्लर्स लॉ वगैरह था, ऑब्वियस सवाल थे। प्रिज्म से सवाल पूछ दिया गया, तो एक बार लिख लो कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं इस बार। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आप अवॉइड कर लो क्योंकि ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। बस एक बार नोट डाउन कर लो कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। फर्स्ट इज प्रिज्म, करना ही करना है, सारे केसेस, मिनिमम डेविएशन के केसेस, नॉर्मल केसेस सब रिवाइज करना है। थिन प्रिज्म के केसेस सब देख लेना, थिन प्रिज्म से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो हो सकता है पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो एंट्रोपी का जो पार्ट है एक बार देख लेना क्योंकि पूछा गया है तो हो सकता है कि आ जाए। थर्ड में एरर्स वापस से आप देख लेना, जो मैंने सवाल दिखाया उसको। डिफ्रैक्शन पे सवाल नहीं पूछा गया है, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट
टर्मिनल पे पूछ लिया गया था, सरफेस टेंशन पे पूछ लिया गया था, ग्रेविटेशन भी अच्छे सवाल आ गए, केप्लर्स लॉ पे भी आ गए। केप्लर्स लॉ का जो लॉ ऑफ एरिया है ना वो एक बार देख लेना, केप्लर्स लॉ का लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। जी के वेरिएशन पे भी सवाल बन सकते हैं, बट एक बार बन गया है तो आई थिंक बन सकते, चांसेस तो है। और मुझे ऑन द टॉप कुछ दिख नहीं रहा है सच अच्छे क्वेश्चंस जो कि अलग से बने, कुछ मोस्टली सब कवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो यही था बेसिक था, बट मैं एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा कि कौन से टॉपिक से और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट PYQs, नॉट इंपॉर्टेंट PYQs, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टू रिवाइज फॉर द लास्ट मोमेंट। पेपर्स के PDF ऑलरेडी वीडियोस पे मिल जाएंगे आपको, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं।